हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको पहले से ही पता है कि स्टैटिक जीके बाय मान सिंह का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको 17 वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारा 18वां वीडियो है और आज स्टैटिक जीके के इस क्रम में हम करने जा रहे हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो दोस्तों, सब कुछ हम जानेंगे। कुल टेंजिबल साइट्स क्या होती हैं, इनटेंजिबल साइट्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें यूनेस्को के बारे में मैं आपको बतला देना चाहता हूं। यूनेस्को आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये पूरी दुनिया में शिक्षा को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक रिसर्च करता है और कल्चरल यानी कि विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम करता है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल क्या है, किस तरह से नेमिंग होती है, किस तरह से क्राइटेरिया है, तो वो सब हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक देश की जो संस्कृति होती है वो हमें क्या चीज़ दिखाती है। वो कोई टेंजिबल चीज़ हो सकती है। टेंजिबल मतलब मूर्त, अर्थात जो चीज़ आप छू सकते हो, जहाँ पे आप जा सकते हो, जो आपको आँख से दिखाई दे, जैसे कोई जगह, उसको बोलते हैं टेंजिबल, यानी जो प्रत्यक्ष होती है आपके सामने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे म्यूजिक यानी संगीत। संगीत को आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे योगा एक कंसेप्ट है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जिसको आप छू सकते हैं। तो म्यूजिक और योगा इनटेंजिबल की श्रेणी में आएगा दोस्तों। और कोई मोन्यूमेंट्स हो गया, जहां आप जा सकते हैं, कोई स्मारक हो गया, तो उसे बोलते हैं टेंजिबल। और टेंजिबल मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो सामने है, जैसे स्मारक, इमारतें। और इनटेंजिबल यानी अमूर्त विरासत। तो विरासत भी दो प्रकार की होती हैं, एक टेंजिबल विरासत होती है, एक इनटेंजिबल विरासत होती है फ्रेंड्स। तो यूनेस्को की सूची भी दो प्रकार की होती है, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट। टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों 3 भागों में से बांटा गया है, A, B, C। एक कल्चरल और एक नेचुरल, एक मिक्स्ड। इनटेंजिबल को भी 2 भागों में बांटा गया है। आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा हम आपको बतलाते जाएंगे। यूनेस्को की ये टेंजिबल और इनटेंजिबल साइट्स हैं। नॉर्मली जब हम बोलते हैं केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, तो यानी आपको समझना है कि बात टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हो रही है, यानी मूर्त विश्व विरासत स्थल की हो रही है। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। अब जो विरासत होते हैं, विश्व विरासत स्थल इसे घोषित करता है यूनेस्को। तो कुछ क्राइटेरिया यानी मापदंड होगा। तो वो क्या है? अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में हजारों ही नहीं लाखों राजाओं महाराजाओं की बनवाई हुई कुछ न कुछ चीजें हैं दोस्तों। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो टूटे फूटे महल हो, बच गए हों आज के समय में, लेकिन भारत में ऐसी हजारों नहीं लाखों चीजें हैं। तो उनमें यूनेस्को क्या देखता है कि वो कुछ को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, कुछ को नहीं करता है। तो सबसे पहले देखते हैं किसी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का यूनेस्को का क्राइटेरिया क्या है, यानी चयन करने के जो मापदंड है वो क्या है यूनेस्को के। इसके पहले मैं आपको बतला दूं, सबसे पहले हम टेंजिबल साइट्स देखेंगे। इंडिया में टोटल 38 टेंजिबल साइट्स हैं और टेंजिबल साइट्स को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। 38 में 30 जो भारत के हैं वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 साइट्स भारत के नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं, और एक साइट ऐसा है जो दोनों का मिक्सचर है, कल्चरल और नेचुरल। मतलब कुछ कल्चरल चीजें भी हैं, कुछ नेचुरल चीजें भी हैं। टोटल 38 टेंजिबल साइट है भारत में और टोटल 13 इनटेंजिबल साइट्स हैं भारत में। इनटेंजिबल साइट्स नहीं बोलना उचित होगा, इनटेंजिबल
विरासत है भारत में। सबसे पहले टेंजिबल साइट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं, उसके बाद इंटेंजिबल साइट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे। तो टेंजिबल साइट्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आते हैं। टेंजिबल साइट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है? मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ऐसा होना चाहिए कोई साइट्स। किसी साइट में यूनेस्को क्या देखता है, कैसे सिलेक्ट करता है? वो मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं। वास्तुकला या प्रौद्योगिकी, स्मारकीय कला, टाउन प्लानिंग या लैंडस्केप डिजाइनिंग कुछ अलग प्रकार की होनी चाहिए। समय समय पर या दुनिया के एक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर मानवीय मूल्यों का एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए वो साइट। दूसरा क्राइटेरिया है ये। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? मतलब दोस्तों कुछ खास बातें उसमें होनी चाहिए। एक सांस्कृतिक परंपरा या एक सभ्यता जो जीवित है या जो गायब हो गई है के लिए एक अनोखी या कम से कम असाधारण गवाही देने वाली होनी चाहिए। मतलब कोई बिल्डिंग हो, वो किसी एक सांस्कृतिक परंपरा को प्रदर्शित करता हो, उसको देख के लगे कि हाँ ये सभ्यता या तो जीवित है या कभी रही होगी। ये 3 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हैं दोस्तों। और भी कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको भी मैं बतलाता हूं। एक प्रकार की इमारत वास्तुशिल्प या तकनीकी कलाकारों की टुकड़ी या परिदृश्य का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए जो मानव इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाता हो। तो इस तरह की उत्कृष्टता है अगर उस इमारत में, तो यूनेस्को उसे कंसीडर करता है। मतलब मानव का पर्यावरण से रिलेशन, पर्यावरण का मानव से रिलेशन, यह सब कुछ अगर वो बिल्डिंग प्रदर्शित करता है तब यूनेस्को उसे कंसीडर करता है फ्रेंड्स। और अगर बातों पे आए, एक पारंपरिक मानव बस्ती हो, भूमि उपयोग ऐसी चीज़ें हों, कुछ समुद्र हों, उत्कृष्ट उदाहरण होने के लिए जो एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हों, या पर्यावरण के साथ मानव संपर्क खासकर जब अपरिवर्तनीय परिवर्तन के प्रभाव में असुरक्षित हो गया हो, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों किसी जगह को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिलना। कहने का मतलब यह है वह कुछ अलग होना चाहिए, जो किसी एक वंश के राजाओं को प्रदर्शित कर रहा हो, या वहाँ के संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा हो, या उस देश के इतिहास को बता रहा हो। ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर के यूनेस्को कंसीडर करता है कि इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाना चाहिए। पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्कृष्ट उदाहरण होने चाहिए। जीवन के रिकॉर्ड सहित भू निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं या भू आकृति या भौतिक विशेषताएं कुछ अलग होनी चाहिए, तभी वो कंसीडर करता है यूनेस्को। और जान लीजिए, स्थलीय ताजे पानी का कोई झील हो, कोई तट हो, कोई समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र हो जो विशेष हो, पौधे और जानवरों का कोई समुदाय हो, ऐसी चीजें हों, तब उसे यूनेस्को कंसीडर करता है कि उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। और बता दें, जैव विविधता फ्रेंड्स, जैव विविधता भी होनी चाहिए। जैव विविधता के इन सिटू संरक्षण यानी स्वस्थानिक संरक्षण का जो मेथड है वह भी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवासों को भी यूनेस्को कंसीडर करता है। क्यों कंसीडर करता है? क्योंकि वो जानवरों को, पशुओं को संरक्षण देते हैं। इन सिटू संरक्षण के जो तरीके हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, हॉट स्पॉट हो गया, इन सब को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। क्योंकि हमने देखा कि किसी कंट्री के जो एनिमल होते हैं वो भी उसकी संस्कृति दिखाते हैं, इसलिए जब भी किसी कंट्री में स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो वहाँ पर मैस्कॉट चुना जाता है, यानी उसकी शुभंकर चुना जाता है, और वो शुभंकर भी वहाँ की संस्कृति का प्रतीक होता है। भारत में फ्रेंड्स देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इंडिया। भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, और ये जो टेंजिबल साइट्स हैं दोस्तों, ये 3 भागों में बांटी गई हैं।
3 भागों में बांटी गई हैं। पहला एक कल्चरल टेंजिबल साइट होता है, दूसरा नेचुरल टेंजिबल साइट होता है, तीसरा मिक्स्ड टेंजिबल साइट होता है। तो भारत में टोटल 30 कल्चरल साइट हैं, यानी सांस्कृतिक विरासत हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ टेंजिबल लिस्ट में शामिल है, और एक मिश्रित है। मिश्रित एक ही है, और वो कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड में आता है। बाकी 30 कल्चरल साइट हैं जो संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, और 7 नेचुरल हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो टोटल 38 टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं टेंजिबल ही पढ़ा रहा हूँ, टेंजिबल ही बतला रहा हूँ। जब इंटेंजिबल आएगा तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि किला हो गया, ये प्राकृतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं वो प्राकृतिक के उदाहरण होते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कंचनजंगा को मिश्रित में क्यों रखा गया? कंचनजंगा को तो नेचुरल में रखना चाहिए था, बिल्कुल नेचुरल में रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक मठ भी है जो कि कल्चर को प्रदर्शित करता है, इसलिए कल्चर और नेचर का मिक्सचर हो गया, इसीलिए इसे मिक्स्ड के अंतर्गत रखा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को अगर कोई बोले, आपको टेंजिबल ही समझना है, क्योंकि टेंजिबल ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देखते हैं विश्व धरोहर स्थित के लाभ क्या क्या है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हेडिंग होना चाहिए द बेनिफिट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर। विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लाभ क्या क्या हैं, इसके बारे में अब हमें जानना है। कुछ लाभ होते हैं दोस्तों। पहला लाभ है आइडेंटिटी, पहला लाभ है बेनिफिट है आइडेंटिटी, यानी पहचान। जिस स्थल को मान्यता प्राप्त हो जाती है वो दुनिया भर में कई नई जगह पहचान मिल जाती है। सूचीबद्ध साइट की उत्कृष्ट और असाधारण विशेषताओं के बारे में स्थित स्वयं की पुष्टि करती है, यानी उसे एक अलग पहचान मिल जाती है। दूसरा लाभ है दोस्तों फंडिंग साइट को अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए वैश्विक संस्था से धन मिलता है, वैश्विक संस्था से धन मिलता है। तीसरा लाभ है दोस्तों टूरिज्म, यानी पर्यटन। एक बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वह सूचीबद्ध हो गया तो यह इस साइट पर अंतर्राष्ट्रीय देशों का लोगों का ध्यान रहता है, इसलिए राष्ट्र को आर्थिक लाभ भी पहुंचता है, लोग उसे देखने आते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वार टाइम। अगर मान लो 2 कंट्री है, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ने यूनेस्को की सदस्यता ले रखी है, मतलब यूनेस्को के मेंबर हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है, आगरा का ताजमहल यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो पाकिस्तान अगर चाहे तो उसे गिरा नहीं सकता है। यह भी फायदा होता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वार टाइम, यह भी फायदा होता है। युद्ध के दौरान विनाश या दुरुपयोग के खिलाफ जिनेवा सम्मेलन के तहत साइट संरक्षित हो जाती है, यानी दो देशों में युद्ध हो तब भी आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं। यह कन्वेंशन हुआ था जिनेवा में, इसे जिनेवा कन्वेंशन बोलते हैं। और कुछ बातें हैं दोस्तों। एक बार जब कोई देश वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है और वर्ल्ड हेरिटेज सूची में उत्कृष्ट साइटें होती हैं, तो परिणामी प्रतिष्ठा अक्सर नागरिकों और सरकार के बीच विरासत संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है दोस्तों। विरासत के गुणों को दिए गए संरक्षण और संरक्षण के स्तर में अधिक जागरूकता से सामान्य वृद्धि होती है, मतलब लोग जागरूक भी हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक देश को विश्व धरोहर समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ सलाह भी मिल सकती है, ताकि वह अपनी साइटों के संरक्षण के लिए गतिविधियों का समर्थन कर सके। संरक्षण के लिए जो गतिविधियां हैं उनको भी अप्लाई कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नॉट फॉर लाइफ टाइम। कहने का मतलब यह है, विश्व धरोहर स्थल अगर एक बार घोषित हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर रहेगा, इसे संशोधित किया जा सकता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग हटा भी सकता है। यूनेस्को पहले डायरेक्ट नहीं हटाता है दोस्तों, यूनेस्को पहले चेतावनी देता है, फिर उस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट
इन डेंजर का टैग दे दिया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर मीन्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की वह सूची जो खतरे को प्रदर्शित करती है, और अगर अभी भी साइट की सुरक्षा या रख रखाव के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है तब यूनेस्को उस टैग को हटा सकता है। और ऐसा कई देशों में यूनेस्को ने किया भी है, जैसे इटली का ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इटली में भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग हटा लिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो अजंता केव्स। अब इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बारे में मैं आपको शुरू में ही बतला चुका। क्राइटेरिया इसके क्या क्या हैं? ऊंचे मापदंड होने चाहिए। अगर इस समय ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया जो है उसको नष्ट करने लगेगा तो इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टैग है उसे हटा भी सकता है। हम बात कर रहे हैं टेंजिबल की। तो अब दोस्तों एक एक करके भारत में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ टेंजिबल साइट्स हैं, मीन्स मूर्त विरासत हैं, विश्व धरोहर स्थल की मूर्त विरासत है भारत में 38 हैं। ऐसी 38 के बारे में जानेंगे ब्रीफ में, मीन्स अच्छे संक्षेप में एक एक करके। एग्जाम के हिसाब से आपको यही जानना है कि वो साइट किस राज्य में स्थित है और कब उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। अब हम एक एक करके सारी टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे। मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा आपको जिस ऑर्डर में ये डिक्लेयर की गई थी। दोस्तों 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था अजंता की गुफाओं को, जो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पहली बात, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की गुफाएं मानी जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसे जो भी पॉइंट मैं आपको बतलाते जा रहा हूं उसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठाते जाइए। इन गुफाओं को 2 चरणों में बनवाया गया था। पहला चरण अशोक ने बनवाया था, मौर्य काल के राजा, मौर्य वंश के राजा अशोक, और दूसरा गुप्त काल के दौरान बनवाया गया था। गुफाएं श्रीलंका में सिगरियां चित्रों और मूर्तियों की याद दिलाते हुए बड़े पैमाने पर बनवाई गई हैं। मतलब आर्ट है श्रीलंका की, सिगरिया आर्ट और मूर्तियों की याद दिलाता है क्योंकि उसी आर्ट की तहत ये बनाया गया है। एक बात और ध्यान रखिए, यह 31 रॉक कट 31 रॉक कट गुफा स्मारक है। मतलब 31 इसमें छोटी छोटी रॉक कट गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म की धार्मिक कला का अनूठा प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों एलोरा की गुफाएं। इसे भी 1983 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को ने दे दिया। इसे एलोरा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एलोरा की गुफाएं, इसे एलोरा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म की धार्मिक कलाओं का एक सांस्कृतिक मिश्रण है। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म, लेकिन एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्मों का मिक्सचर मिलता है। इन गुफाओं में कुल 34 मठ हैं। 34 मठ हैं दोस्तों, और मंदिरों की चट्टानों की दीवारें भी हैं। चट्टानों, जो मंदिरों की दीवारें हैं वो चट्टानों की हैं। अब दोस्तों जो तीसरा साइट है वो है आपका आगरा फोर्ट, आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। मुगल संस्कृति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुगल शक्ति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 1983 में आगरा के किले को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। ताजमहल के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। ये रेड सैंड स्टोन से दोस्तों ये बना हुआ है। एक बात और ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण बात यह है आगरा के किले के बारे में, यह खंदक से घिरा हुआ है जो कई महलों, टावरों, मस्जिदों को घेरता है। मतलब इसके चारों तरफ एक खंदक मारी गई है, भोजपुरी में आप जिसे बोलते हो।
ये खन्नक 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अकबर के शासन और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाए गए थे, ताकि इस किले के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। किले के भीतर निर्मित हैं बहुत सारी संरचनाएं, एक एक करके बतलाता हूँ। खास महल है किले के अंदर, शीश महल है, मुहम्मद बुर्ज है। मुहम्मद बुर्ज एक अष्टकोणीय मीनार है, एन ऑक्टागोनल टावर। दीवाने खास भी है यहाँ पर आगरा के किले में, दीवाने आम भी है यहाँ पर। पर्ल मस्जिद यानी मोती मस्जिद भी है। मोती मस्जिद कई जगहों पर है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नगीना मस्जिद भी आगरा के किले में है। अब आते हैं चौथा जो भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे भी 1983 में ही यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, मतलब अपनी लिस्ट में सूचीबद्ध किया, ताजमहल। यमुना नदी के किनारे यह भी स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको पता है दुनिया में 7 अजूबे हैं। यह एक मकबरा है, एक प्रकार का दोस्तों यह मकबरा है। यह एक प्रकार का मकबरा है, एक क्रियाकर्म संबंधी मस्जिद है, ये मान लीजिए यहाँ पर। इसका निर्माण सम्राट शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। शाहजहां ने इसको बनवाया था। इसे मुगल वास्तुकला में सफेद संगमरमर से दोस्तों बनाया गया है, व्हाइट मार्बल से इसे बनाया गया है। अब 5वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल 5वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहां पर यह? उड़ीसा के पुरी जिले में है यह, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर। 1984 में इसे डिक्लेयर किया गया। शुरू के चारों को 1983 में डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को ने, इसे 1984 में डिक्लेयर किया गया। यह 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह महानदी डेल्टा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे सूर्य के इस मंदिर में दोस्तों सूर्य के रथ को बनाया गया है, जिसमें 24 पहिए हैं। इसका निर्माण किसने कराया था? गंगा वंश के राजा थे, राजा नरसिम्हन देव प्रथम। राजा नरसिम्हन देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर को बनवाया था। सूर्य मंदिर अलग है, ये सूर्य मंदिर है, और गोल्डन टेम्पल अलग है। अब आते हैं दोस्तों, 6वां है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। इसे महल्लापुरम भी बोलते हैं। ये लगभग चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है। 1984 में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा टेंजिबल श्रेणी में। ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। दूसरी बात, इन स्मारकों को कोरोमंडल तट के किनारे चट्टानों से उकेरा गया है। रथ मंडप के रूप में कई रथ मंदिर भी यहाँ पर मौजूद हैं दोस्तों, कई रथ मंदिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अर्जुन की तपस्या या भागीरथी की तपस्या जैसे कई शिलालेख भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों 7वां देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। जैसा कि आप देख रहे हैं यह असम में स्थित है। नेशनल पार्क से ही स्पष्ट है कि यह कल्चरल साइट नहीं है, नेचुरल साइट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 2 प्रकार की है, टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। और टेंजिबल में 3 कैटेगरी है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। सांस्कृतिक यानी कल्चरल, प्राकृतिक यानी नेचुरल, मिश्रित यानी कल्चरल प्लस नेचुरल का मिक्सचर। तो ये दोस्तों आपको स्पष्ट होगा कि नेचुरल साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। राइनो और टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है। राइनो और टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। यह महान भारतीय एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी का घर भी है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, और 1 हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल है असम का, ये भी ध्यान रखिए। अब आते हैं दोस्तों 8वें साइट पे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकता है, वो नेशनल पार्क हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है, कोई स्मारक हो सकता है जिसे यूनेस्को कंसीडर करता है। 1985 में डिक्लेयर किया गया है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है।
यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे 1985 में डिक्लेयर किया गया। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पैगी हॉग, गैंडे, गोल्डन लंगूर, धूमिल तेंदुए, बंगाल फ्लोरिकन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। 1992 में अभ्यारण्य को खतरे में आने वाले विश्व विरासत के तहत सूचीबद्ध किया गया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई खतरा आता है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की लिस्ट में भी डाल देता है। इसे भी सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बाद 2011 में यूनेस्को ने हटा लिया। मीन्स यूनेस्को ने अपना जो टैग था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उसे नहीं हटाया था, बस एक अलग लिस्ट में इसे डाल दिया था। अब आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, यह मुख्य रूप से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर साइट भी है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिक जीके बाय मानसिंह। इसका नाम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। यह विभिन्न प्रजातियों के सर्दियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़ी संख्या में झुंड में आते हैं, जैसे साइबेरिया, चीन, रूस आदि जगहों से आते हैं। अब दोस्तों अगला देखते हैं 10वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे भी 1985 में, केवलादेव नेशनल पार्क को भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अब जो 10वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है चर्च और कॉन्वेंट गोवा, चर्च एंड कॉन्वेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को डिक्लेयर इन 1986 में इसे घोषित किया गया था। चूंकि गोवा पुर्तगाल के अधीन था, तो पुर्तगाली आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर, पुर्तगाली वास्तुकला देखने को मिलती है यहाँ पर। कैथोलिक परंपरा के कई चर्च हैं यहाँ पर, कैथोलिक परंपरा के। इन स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और सेंट फ्रांसिस जेवियर। इन स्मारकों में सबसे फेमस हैं ये दोनों। अब दोस्तों अगला देखते हैं 11वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक। खजुराहो स्मारकों के समूह। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इन्हें चंदेल राजा वंश के राजाओं ने बनवाया था। दोस्तों खजुराहो की स्थापत्य कला हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। मीन्स जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। और खजुराहो समूह में लगभग 85 टेम्पल हैं। याद रखिए 10वीं शताब्दी की बात हो रही है, जब चंदेल वंश का राज था यहां पर मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों आते हैं, एक है 12वां ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये 12वां है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1986 में मिला। इसे भी 1986 में मिला। ये स्मारक तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा रिवर के तट पर स्थित है। हम्पी के अंतर्गत विजयनगर के खंडहर भी आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ध्यान दीजिएगा। हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक केंद्र भी यहां पर मौजूद हैं। इन्हें सीरियल नामांकन स्थल कहा जाता है। सीरियल नामांकन वे होते हैं जिनमें कुछ सामान्य संस्कृति से संबंधित साइटों के समूहों को विश्व धरोहर घोषित किया जाता है। मान लो मानस नेशनल पार्क है तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल तो गया है, लेकिन दोस्तों वो अकेला है। लेकिन हम्पी में बहुत सारी इमारतों को मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और इसी को हम बोलते हैं सीरियल नॉमिनेशन। ऐसा भी माना जाता है कि हम्पी की गुफाओं में भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, तो हम्पी एक एग्जाम्पल है सीरियल नॉमिनेशन का, ध्यान दीजिएगा, सीरियल नॉमिनेशन का। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1986 में इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसे सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यह आगरा के पास है। फतेह का मतलब होता है युद्ध में जीतना, तो सिटी ऑफ विक्ट्री इसे कहते हैं। इसे बादशाह अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को। यहाँ पर जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती के मकबरे भी मौजूद हैं।
सलीम चिश्ती एक संत थे। उन्होंने अकबर को बताया था कि आपका जो बेटा होगा जहांगीर वो यहीं पे जन्म लेगा, तो इसलिए अकबर ने ये डिसाइड किया कि वो फतेहपुर सीकरी को बनवाएंगे अच्छे से, मतलब इसका विकास करवाएंगे। अब 14वें पे आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को नंबर 14 ऑफ इंडिया, पडक्कल के स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में स्थित है। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर, विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर, वो इसी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स के अंतर्गत आता है। मीन्स विरूपाक्ष मंदिर पडक्कल में स्मारकों का हिस्सा है। इसे रानी लोकम्हा देवी ने बनवाया था, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी थी। पल्लव को हराने की खुशी में इसका निर्माण रानी ने करवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय उस समय कर्नाटक के राजा हुआ करते थे। मंदिरों के इन समूहों का निर्माण चालुक्य वंश द्वारा एहोल, बादामी और पडक्कल में भी किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब चालुक्य वंश के राजाओं ने भी यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया है। इन्हें हिंदू पवित्र शहर माना जाता है। इसे किसको? पडक्कल को। पडक्कल को हिंदू का एक पवित्र शहर माना जाता है। कई मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं यहाँ के, जैसे भगवान शिव का पापनाथ मंदिर। अब आते हैं एलिफेंट केव, एलिफेंटा की गुफाएं। ये 15वां है। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। दोस्तों, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पडक्कल को भी 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। ये मुंबई हार्बर एलिफेंटा द्वीप पर ही स्थित है। एलिफेंटा द्वीप पर ही स्थित है मुंबई हार्बर। इसमें मतलब इन गुफाओं के 2 समूह शामिल हैं। पहला हिंदू गुफाओं का एक बड़ा समूह है, दोस्तों, और दूसरा जो समूह है वह बौद्ध गुफाओं का एक छोटा सा समूह है। अब हिंदू गुफाओं का जो बहुत बड़ा समूह है, जिसमें भगवान शिव को समर्पित पत्थर की बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं, और दूसरा बौद्ध धर्म को समर्पित है। इतना ही जानिए, आवश्यक है इतना। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये तमिलनाडु में स्थित है। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा इसे पूरे तमिलनाडु में बनवाया गया था, इस प्रकार के मंदिरों को। तंजावुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर नाम से दोस्तों एक और मंदिर है, लेकिन जो तंजावुर वाला बृहदेश्वर टेम्पल है वो सबसे ज्यादा फेमस है। वो भी ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल के अंतर्गत आता है, जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर का। अन्य 2 महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं दोस्तों। एक गंगईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर है, वो भी फेमस है। गंगईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर टेम्पल है, और एक बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है। और गंगईकोंडा चोलपुरम में ही दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। कहने का मतलब यह है, गंगईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर है और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है। और ये सारे मंदिर जितने मैंने बताया ग्रेट लिविंग ऑफ चोल टेम्पल के अंतर्गत आते हैं, और इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था यूनेस्को ने 1987 में। टेम्पल ऑफ इंडिया वाले वीडियो में भी मैंने कवर किया था इन टेम्पल्स को। अब आते हैं अगले वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क यह 17वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत का। 1987 में ही इसे भी यूनेस्को ने टेंजिबल लिस्ट में शामिल किया। यहाँ ये सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वन है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों। सुंदरवन एक नेशनल पार्क भी है, वो आपको दिखाई दे रहा है। बंगाल टाइगर के लिए यह प्रसिद्ध है, एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड रेप्टाइल्स मीन्स खारे पानी वाले मगरमच्छ और सरीसृप के लिए प्रसिद्ध है। और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में भी यह सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। आपको बता दें, बायोस्फीयर रिजर्व वाले वीडियो में हालांकि मैंने बताया था भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 11 को यूनेस्को के वर्ल्ड
नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। मीन्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है, उनमें से 11 को यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ये 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 1988 में एशियाई काले भालू, हिम तेंदुए, भूरे भालू, नीले भेड़ जैसे जानवर यहां पर पाए जाते हैं दोस्तों। ये जस्कर और महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है। ये फूलों की घाटी और नंदा देवी, साथ में उसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी मौजूद है। इसी साइट में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला है दोस्तों, यह है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया नंबर 19 है। 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स एट सांची, सांची में बौद्ध स्मारक। सांची भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ये 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच बौद्ध स्मारकों का एक समूह है, ध्यान दीजिएगा। बौद्ध स्मारकों का एक समूह है। यह भी कहा जाता है कि मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान साइटों का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आप जानते हैं स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक होते हैं, तो इसे सांची का स्तूप बोलते हैं। अगला है दोस्तों हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। टॉम्ब मतलब होता है मकबरा। हुमायूं अकबर के पिता थे। 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। सांची वाले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में घोषित किया गया था, ध्यान दीजिएगा। सांची वाले को। अब दोस्तों हुमायूं टॉम्ब पे आते हैं। हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं के पिता का नाम अकबर था। इसे 1570-72 में ताजमहल से पहले बनवाया गया था, ध्यान दीजिएगा। इसे हुमायूं की विधवा बेगम बीगा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की जो विधवा थी उनका नाम था बीगा बेगम, उन्होंने इससे हुमायूं टॉम्ब को बनवाया था। इसकी मुगल वास्तुकला शैली को मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में पहचाना गया है। मुगल वंश के नेक्रोपोलिस के रूप में इसे पहचान मिली है। और देखिए कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट्स, कुतुब मीनार और उसके स्मारक। कुतुब मीनार ही एक अलग, वहां पर बिल्डिंग नहीं है, वहां पर और छोटे छोटे स्मारक हैं। 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। यह केंद्र बिंदु में स्थित है कुतुब मीनार, और इसका जो पूरा परिसर है वह एक लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और टावर भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। रेड सैंड स्टोन का टावर है। इसका निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा किया गया था, मीन्स कंप्लीट कर दिया गया। बाद में कुछ छेड़छाड़ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ इसमें करवाया था। और इस परिसर में अलाई दरवाजा भी मौजूद है। इस परिसर में इल्तुतमिश की कब्र भी मौजूद है। एक लौह स्तंभ भी यहां पर है, एक आयरन पिलर भी यहां पर है। भारत का पर्वतीय रेलवे, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 1999 में घोषित किया गया था, लेकिन इसमें 3 ईयर आते हैं दोस्तों। 1900, पहले मैं बताता हूं, भारत में पहाड़ों पे 3 जगह रेलवे चलती है। पहला दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, यह पश्चिम बंगाल में है, और तीनों अलग अलग जगहों पे, लेकिन तीनों को मिला करके यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है। दूसरा कालका से शिमला चलती है, कालका चंडीगढ़ के पास है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये तीनों अलग अलग जगहों पर स्थित हैं, और इनको अलग अलग समय पर यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन एक ही साइट के अंडर में रखा है। 1999 में दार्जिलिंग टू सिलीगुड़ी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। बाद में इसे कालका और शिमला रेलवे को 2005 में घोषित किया गया, और 2008 में घोषित किया गया नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को।
और अब तीनों को मिलाकर यूनेस्को बोलता है माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया। माउंटेन्स रेलवे, भारत का पर्वतीय रेलवे। तो 1999 आप मान लीजिए, शुरुआत 1999 में हुई थी। अब 23 नंबर पे है दोस्तों महाबोधि मंदिर परिषद। महाबोधि मंदिर परिसर, कॉम्प्लेक्स मीन्स परिसर। यह कहां पर है? बोधगया, बिहार में है। बोधगया जगह है बिहार में। 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। पहला मंदिर सम्राट अशोक द्वारा बोधि वृक्ष के आसपास बनाया गया था। बोधि वृक्ष एक वृक्ष का नाम है जिसका साइंटिफिक नेम होता है फिकस रिलीजियोसा। फिकस रिलीजियोसा, बोधि जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नेम होता है, यानी वैज्ञानिक नाम होता है। महाबोधि मंदिर परिसर वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था दोस्तों। अब दोस्तों अगला है भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका शैलाश्रय, शैल मीन्स रॉक होता है, चट्टान होता है। 2003 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। यह शैलाश्रय मेसोलिथिक काल के माने जाते हैं, यानी ऐसा माना जाता है कि ये 30,000 साल पुराने हैं। अगला है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। पहले इसे बोलते थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अब इसका नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। पहले इसका नाम था दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल, बाद में इसका नाम हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल महाराष्ट्र में है यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसको डिजाइन किया था दोस्तों, ये नाम इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने इसे डिजाइन किया था। यहां वास्तुकला की गोथिक शैली देखी जाती है। यह भारत के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। तो एक रेलवे स्टेशन भी है भारत का महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, जिसे कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और 26वां है दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है ये। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। और एक बात, पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर। पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर, ध्यान दीजिएगा। अगला है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, दिल्ली में है ये। लाल किला परिसर, दिल्ली में लाल किला है। लाल किला कोई नहीं, लाल किला परिसर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है यूनेस्को ने, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। भारत उसका सदस्य 1946 में बना था यूनेस्को का। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 2007 में लाल किला परिसर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बनाने वाले थे। फिर उसके बाद उसी उपलक्ष्य में इन्होंने लाल किला बनवाया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस परिसर में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद भी इस परिसर में स्थित है। मोती मस्जिद इसके पहले भी बतला चुका हूं। इस मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था दोस्तों। इस परिसर में जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनवाया था। अब अगला है दोस्तों जंतर मंतर। जंतर मंतर कई हैं भारत में, इनफैक्ट 5 हैं भारत में। 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया जंतर मंतर, लेकिन यह जंतर मंतर जयपुर राजस्थान वाला है। 1727 और 1734 के बीच महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था जंतर मंतर का। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय। जयपुर वेधशाला सभी 5 जंतर मंतरों में सबसे बड़ा जंतर मंतर है, ध्यान दीजिएगा। 5 जंतर मंतर है भारत में, उनमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर है। अब 29वें पे आते हैं दोस्तों, टोटल 38 हैं, बस समाप्ति होने वाला है। वेस्टर्न घाट, पूरे पश्चिमी घाट को ही 2012 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया कर दिया। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के पर्वत के रूप में भी हम जानते हैं, के नाम से जानते हैं। ये कई राज्यों में फैला हुआ है पश्चिमी घाट, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
और एक बात जानिए, इसे दुनिया के 10 हॉटेस्ट जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। दुनिया के बेस्ट 10 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। हॉट स्पॉट का कंसेप्ट नॉर्मन मायर ने दिया था। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो लेकिन वो डेंजर में हो तो उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख उप समूह हैं जैसे अगस्त्यामलाई, पेरियार, अनामलाई, नीलगिरी, कुद्रेमुख, सह्याद्री, ये सब को मिला करके हम पश्चिमी घाट बोलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों 30वां राजस्थान के पहाड़ी किले, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। इनमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन, आमेर के किले आते हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों एक सीरियल नॉमिनेशन है। ध्यान दीजिएगा, सीरियल नॉमिनेशन के बारे में मैंने बताया था कि इन सारे किलों को मिला करके हम बोलते हैं हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, इन सारे किलों को मिलाकर बोलते हैं। जैसे अब मानस राष्ट्रीय उद्यान है तो वो एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ों को मिला करके बोलते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले। तो ये राजस्थान के सारे चीज़ों को मिला करके पहाड़ी किले बोलते हैं, और जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है उसका नाम है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। रानी की वाव, ये पटना नहीं दोस्तों, पाटन गुजरात में है रानी की वाव। इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मैं यहाँ पर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को बतलाना भूल गया, 2013 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को। रानी की वाव को 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसे द क्वीन के स्टेप वेल के रूप में भी जाना जाता है, मीन्स दक्कन के स्टेप वेल के रूप में भी जाना जाता है। क्वीन स्टेप वेल के रूप में, वेल मीन्स होता है कुआं, स्टेप मीन्स होता है सीढ़ी। तो जो कुएं हैं ऐसे, वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ से नीचे उतर करके आप पानी ले सकते हैं। रानी की वाव, यहाँ पाए जाने वाले 10 अवतारों के रूप में भगवान विष्णु की कई मूर्तियाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है भगवान विष्णु के 10 अवतार होने हैं, 9 हो चुके हैं, 10वां अभी पृथ्वी पे नहीं आया है। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे। आगे आते हैं महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला टेंजिबल श्रेणी में। इसकी विशेषता है दोस्तों अल्पाइन की चोटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड। अगला है दोस्तों 33 नालंदा महावीर पुरातात्विक स्थल। नालंदा में स्थित है ये, जो कि बिहार में है, भारत के बिहार राज्य में। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया टेंजिबल श्रेणी में। टेंजिबल मीन्स मूर्त श्रेणी में। इसमें एक मठवासी और विद्वान संस्थान के पुरातात्विक अवशेष भी मिलते हैं। इसमें स्तूप, तीर्थ, विहार आदि मिलते हैं। नालंदा बेसिकली ज्ञान का स्रोत हुआ करता था दोस्तों, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ते थे। 2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। 2016 में इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह एकमात्र, इट इज ओनली मिक्स्ड क्राइटेरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को की, उसकी 2 श्रेणियां हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। और टेंजिबल में 3 श्रेणियां हैं, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। कल्चरल भारत में 30 हैं, नेचुरल भारत में 7 हैं, मिक्स्ड भारत में 1 है, और जो 1 है वह यही है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क से समझ में आ रहा होगा आपको, इसे तो नेचुरल होना चाहिए था, तो ये मिक्स्ड कैसे हो गया, यानी यहाँ पर कल्चरल भी कोई चीज़ होगी। तो यहाँ पर एक दोस्तों सांस्कृतिक जो तत्व है वो है थोलुंग मठ। थोलुंग मोनिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। तो यह एक सांस्कृतिक है। मैंने आपको 30 साइट्स बताई थी कल्चरल, 7 बताई थी नेचुरल और 1 साइट बताई थी मिक्स्ड। आप सोच रहे होंगे कि ये नेशनल पार्क है तो प्राकृतिक हुआ, तो मिक्स्ड के लिए सांस्कृतिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सांस्कृतिक तत्व थोलुंग मठ है, तो इसीलिए मिक्स्ड कहते हैं। यानी यहाँ पे कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। कल्चरल तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया,
नेचुरल ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया और कल्चरल ये थोलिंग मठ हो गया दोस्तों। यहाँ पर हिम तेंदुए अल्पाइन वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। अब 35 है दोस्तों, द आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ में है ये। ली कार्बूजियर का पुरातत्विक कार्य, यह माना जाता है कि 17 साइटें हैं जिन्हें ली कार्बूजियर ने डिजाइन किया था। ये बहुत बड़े वास्तुकार थे, इन्होंने चंडीगढ़ शहर बसाया था। ऐसा माना जाता है कि टोटल 17 साइटें जिन्हें दी वर्क ऑफ ली कार्बूजियर कहा जाता है, इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा 2016 में। अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसे ये गुजरात में स्थित है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया यूनेस्को ने 2017 में। इसकी स्थापना दोस्तों सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे की थी। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, इसको अलग वीडियो में मैंने बतलाया था शहरों के उपनाम में। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बनने वाला भारत का पहला शहर है। इसके पहले आपने नेशनल पार्क देखा, कोई बिल्डिंग देखी, लेकिन किसी शहर को आपने नहीं देखा कि यूनेस्को ने पूरे के पूरे शहर को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया हो। तो अहमदाबाद को के पूरे शहर को ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है और यह भारत का पहला शहर है। 2 ही हैं, एक अहमदाबाद है, एक जयपुर है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंबर 37 और 2017 में इसे दोस्तों अहमदाबाद को घोषित किया गया था। विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र, यह भारत का 37वां टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी मूर्त विश्व विरासत स्थल है। इसके अंतर्गत दोस्तों मुंबई का उच्च न्यायालय, राजाबाई क्लॉक टावर, इरोस सिनेमा, मुंबई विश्वविद्यालय, इन सबको मिलाकर बोलते हैं मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। तो इसको 2018 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। और जयपुर शहर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जिस प्रकार अहमदाबाद की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में की थी, उसी प्रकार 18वीं शताब्दी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को बसाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनने वाला यह भारत का दूसरा शहर है अहमदाबाद के बाद, और टोटल 38वां शहर है टेंजिबल श्रेणी में। टोटल 38वां शहर है। जयपुर में स्मारक है कई सारे, जैसे हवा महल जयपुर में है, जंतर मंतर बतला ही दिया मैंने आपको, जयपुर में है सबसे बड़ा जंतर मंतर, 5 जंतर मंतरों में जयपुर वाला ये, बिड़ला मंदिर भी जयपुर में है। तो ये बात हो गई टेंजिबल साइट्स की। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनटेंजिबल साइट्स की। टेंजिबल साइट्स आपने देखा टोटल 38 है। आपके लिए यह जानना आवश्यक था कि कुल कितने हैं और किस किस राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों टेंजिबल साइट्स को 3 भागों में बांटा गया था, कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड। कल्चरल 30 हैं, नेचुरल 7 हैं, मिक्स्ड में 1 है केवल, कंचनजंगा सिक्किम वाला। तो आपको जो 7 नेचुरल हैं उन्हें ध्यान में नहीं बैठाना, बस इतना मोटा मोटा जानिए ये 38 हैं। एक चूंकि मिक्स्ड है तो ये मिक्स्ड वाला एग्जाम में पूछता है, ये जानिए ये मिक्स्ड श्रेणी में है, टेंजिबल में है और मिक्स्ड श्रेणी में है। अब इनटेंजिबल में 2 एलिमेंट हैं। पहली बात, एक बात ध्यान में बैठाइए, जो इनटेंजिबल है इसमें केवल कल्चरल एलिमेंट को ही लिया गया है, नेचुरल कुछ भी इनटेंजिबल नहीं है, क्योंकि जो हमें दिखता नहीं है प्रकृति के द्वारा दिया गया, उसे हम मानते ही नहीं है कि वो मौजूद है। तो इनटेंजिबल साइट्स में टेंजिबल की तरह 3 कैटेगरी नहीं है, इसमें 2 कैटेगरी है दोस्तों, दोनों को अभी हम देखेंगे। भारत में कुल 13 इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है। पहली बात तो इसे इनटेंजिबल के साथ ही कल्चरल भी बोला जाता है, क्योंकि इनटेंजिबल वाली श्रेणी में कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड नहीं है, केवल कल्चरल श्रेणी को ही इनटेंजिबल में केवल कल्चरल ही आता है। और इनटेंजिबल कल्चरल में 2 आते हैं, मतलब 2 सूची होती है, एक प्रतिनिधि सूची होती है, अभी उसके बारे में हम बात दोस्तों करेंगे। भारत के कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। इनटेंजिबल मीन्स अमूर्त।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में एक तत्व को शामिल करने के लिए राज्य दलों को यूनेस्को समिति के मूल्यांकन और परीक्षा के लिए संबंधित तत्व पर नामांकन डोजियार प्रस्तुत करना होता है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय है दोस्तों भारत में संस्कृति मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन का गठन किया है जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मामलों के लिए नोडल कार्यालय के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसमें यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के लिए नामांकन डोजियार तैयार करना शामिल है। मतलब ये किसको नामांकन के लिए भेजना है, ये सब काम देखता है संगीत नाटक अकादमी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकादमी के साथ साथ कुछ और संस्थाएं भी काम करती हैं। ये सारे जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, अन्य संस्थाएं भी ये काम करती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र, आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र, ये 7 हैं संख्या में। जोनल कल्चरल सेंटर, ये 7 हैं संख्या में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संगठन, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। ये सारे हमारे जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनको बचाने का काम करते हैं। लेकिन नोडल कार्यालय जो है दोस्तों वो संगीत नाटक अकादमी है, नोडल कार्यालय। अब इन कार्यक्रमों को दोस्तों मीन्स इंटेंजिबल कल्चरल जो साइट है इसको 2 सूचियों में सूचीबद्ध किया जाता है। एक है प्रतिनिधि सूची, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, और दूसरा है दोस्तों तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। ऐसी सूची जिसको तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है। लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची। दूसरा है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। तो भारत के जो 13 साइट हैं इंटेंजिबल, 13 के 13 किसमें शामिल है, प्रतिनिधि सूची में है। कोई भी भारत का साइट तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता में अमूर्त विरासत की सूची में शामिल नहीं है। यह अच्छी बात है। अब जो तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होते हैं उसका क्या होता है, उन सांस्कृतिक तत्वों से बना है जिनसे संबंधित समुदायों और देश ने उन्हें जीवित रखने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता पर विचार किया जाना है। मतलब ऐसी चीज़ों को इस सूची में रखा जाता है जिसको अभी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है, और भारत की कोई भी जो 13 इंटेंजिबल साइट है इस सूची में नहीं है। लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग भारत के 13 प्रतिनिधि सूची में है। मतलब किसी को भी तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, सभी सेफ महसूस किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। अब वो 13 हैं कौन कौन से, उनको देखते हैं दोस्तों। पहला है वैदिक चांटिंग, वैदिक जप। ये कोई स्थान नहीं है कि एक विशेष स्थान है यहीं पर वैदिक चांटिंग, वैदिक जप किया जाता है, वेदों का जप। 4 वेद बताए गए हैं हिंदू धर्म में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा है दोस्तों योग। अब योग कोई ऐसा नहीं है कि कोई मूर्ति है, कोई मूर्त है, इसीलिए इसे इंटेंजिबल बोलते हैं। योग का कोई शेप नहीं है, उसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, ये कंसेप्ट है योग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक तत्व घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, यानी इंटेंजिबल कल्चरल साइट घोषित किया गया, इंटेंजिबल कल्चरल एलिमेंट घोषित किया गया। तीसरा है दोस्तों नौरोज। नौरोज को भी 2016 में, ये नौरोज और योगा इन दोनों को 2016 में और कुंभ मेला को 2017 में, ये 3 लेटेस्ट हैं। नौरोज, नौरोज क्या है? नौरोज फारसी नववर्ष जिसका नया नाम ईरान है, यानी ईरानी नववर्ष। ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। आमतौर पर 21 मार्च या 1-2 दिन आगे पीछे पड़ता है।
यानी पहला दिन जो ईरानी वो वर्ष का होता है या फारसी वर्ष का होता है उसे नौरोज बोलते हैं। 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक तत्व घोषित किया गया नौरोज को। चौथा है लद्दाख का बौद्ध जप। लद्दाख बौद्ध धर्म के लोग, लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग जप करते हैं, उसे भी अमूर्त सांस्कृतिक तत्व घोषित किया गया है। पांचवा है बर्तन बनाने के पारंपरिक पीतल और तांबे के शिल्प बनाने की विधि। मीन्स जो पीतल और तांबे के शिल्प की बर्तन बनाने की विधि है, जो पंजाब की दोस्तों मुख्यतः विधि है, उसे भी अमूर्त सांस्कृतिक तत्व घोषित किया गया है। छठा है कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य। कालबेलिया के फ्लॉक डांस यानी लोकगीत। डांस भी दो प्रकार का होता है, फ्लॉक डांस होता है मीन्स एक लोक नृत्य होता है, लोकगीत होता है, और एक होता है, नाम मैं भूल रहा हूं, अगर नाम याद आएगा तो मैं आपको बतलाऊंगा। फ्लॉक डांस और नाम मैं भूल रहा हूँ। दो प्रकार के डांस होते हैं, दो प्रकार के सॉन्ग होते हैं, और राजस्थान के डांस को भी दोस्तों उसमें घोषित किया गया है। एक क्लासिकल होता है, क्लासिकल सॉन्ग, एक फ्लॉक सॉन्ग। क्लासिकल डांस और फ्लॉक डांस, ये दो प्रकार के डांस या दो प्रकार के सॉन्ग होते हैं। कुंभ मेला, कुंभ मेला 4 जगह लगता है। उज्जैन में लगता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। चारों जगह कुंभ मेला नदी के किनारे लगता है। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर संगम गंगा यमुना सरस्वती के जहाँ जहाँ मेल होता है वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। यह 2017 में कुंभ मेला को नवीनतम अमूर्त सांस्कृतिक तत्व है घोषित किया गया है। कहने का मतलब है 2017 में इसे यूनेस्को ने इनटेंजिबल कल्चरल एलिमेंट घोषित किया। लेकिन ये जान लीजिए इसके बाद भारत का कोई भी इनटेंजिबल की श्रेणी में घोषित नहीं हुआ है, कोई भी इनटेंजिबल साइट। यही लेटेस्ट है, सबसे नवीनतम है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 8वां है कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच केरल का। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, थिएटर मीन्स होता है रंगमंच। कुटियाट्टम संस्कृति रंगमंच केरल का है। यह भी इनटेंजिबल कल्चरल एलिमेंट है। मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर, रिचुअल थिएटर, केरल का नृत्य नाटक, इन सब को भी शामिल किया गया है इनटेंजिबल लिस्ट में। 10वां है दोस्तों छऊ नृत्य, छऊ डांस, छऊ नृत्य। अब दोस्तों यह 3 शैलियों में पाया जाता है, जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां वे प्रदर्शित किए जाते हैं। पहला नाम है दोस्तों पुरुलिया छऊ डांस, जो पश्चिम बंगाल में होता है। पुरुलिया छऊ डांस जो पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा है मयूरभंज छऊ डांस जो उड़ीसा में होता है। तीसरा है सरायकेला छऊ डांस जो झारखंड में होता है। 11वां है दोस्तों संकीर्तन। 11वां है संकीर्तन जो कि मणिपुर में है। यह भी इनटेंजिबल कल्चरल एलिमेंट है। 12वां है दोस्तों रामायण या रामलीला। रामलीला क्या है? रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन जिसका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किया जाता है, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, साइज नहीं है, कोई मूर्त नहीं है, इसे आप देखते नहीं हो। ये जब परफॉर्मेंस होता है आप तभी देखते हो, कुंभ मेला जब लगता है आप तभी देख सकते हो, रेगुलर नहीं देख सकते हो, इसीलिए इसे इनटेंजिबल बोला जाता है। और 13वां है दोस्तों राम मन। गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार है, उसको बोलते हैं राम मन। गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान थिएटर है, ये रिचुअल थिएटर है ये गढ़वाल हिमालय का। तो ये 13 इंटेंजिबल और 38 टेंजिबल
इन सब में आपको यही याद रखना है कि कौन सी साइट किस राज्य में है, यही पूछते हैं अक्सर एग्जाम में। तो अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, पर्यटन करने जाना हो, तो इन स्थानों पे जरूर जाएं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। कोई टेंजिबल है तो कोई इनटेंजिबल है। अब टोटल 38 प्लस 13 को अगर मिला दें तो हो जाते हैं 51 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। लेकिन जिसमें से 38 को आप देख सकते हो हमेशा वो वहीं पर एक जगह फिक्स्ड मौजूद मिलेंगी, और 13 आपको हमेशा नहीं दिखेंगी। जब उनका समय आएगा वो तब प्रकट होंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पूरा कंसेप्ट। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यूनेस्को के बारे में जो भी कंफ्यूजन आपको रहा होगा अब तक, यूनेस्को का काम क्या है, क्या करती है, कैसी संस्था है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब